वेलकम बैक स्टूडेंट्स। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब? गाइस, इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन का जो सब्जेक्ट है अकाउंटिंग का, उसका यूनिट नंबर 2 का चैप्टर है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, उसका इंट्रोडक्शन आज कराने जा रहा हूँ। ठीक है जी। तो इसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कि सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का क्या मतलब होता है और उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट इसका किया जाता है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अंडर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, गुड्स सोल्ड टू कस्टमर इज ट्रीटेड एज सेल। नॉर्मली तो हम जो सामान कस्टमर को बेच देते हैं उसको सेल इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लेते हैं। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड विद कॉरस्पॉन्डिंग रेवेन्यू फ्रॉम सच सेल, उससे जो रेवेन्यू जनरेट हुई है उसको हम प्रॉफिट के फॉर्म में P&L में ले जाते हैं। हाउएवर When a businessman wants to increase a sale, कई बार क्या होता है कि जब एक बिजनेसमैन अपनी सेल को बढ़ाना चाहता है और इंट्रोड्यूस करना चाहता है ए न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, ही यूजली फेसेस हार्डशिप्स ड्यू टू द कंपटीशन प्रिवेलिंग इन द मार्केट। जो कंपटीशन होता है मार्केट में, ठीक है, उसकी वजह से उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। टू काउंटर इट सम गुड्स आर समटाइम्स सेंड टू द कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। कई बार वो कस्टमर को सामान बेच दिया जाता है, सेंड कर दिया जाता है कि ले भाई आप इसको यूज़ करके देखो, अच्छा लगे तो आपका, नहीं तो आप वापस कर सकते हो। आपका मतलब सेल हो गया। फिर हेयर गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, की उसकी अप्रूवल यहाँ रिटर्न के बेसिस पे भेजा जाएगा। मीन्स गुड्स आर डिलीवर टू द कस्टमर विद द ऑप्शन टू रिटेन और रिटर्न दैम विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड। तो जैसे आजकल बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स भी हैं जिसके ज़रिए आप 7 दिन के अंदर या तो सामान रख सकते हो या वापस कर सकते हो। अगर आपको वो चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है तो आप उसको वापस भी कर सकते हो। जनरली दीज ट्रांजेक्शन टेक प्लेस बिटवीन अ मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड अ रिटेलर। ये कई बार क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर और होलसेलर और रिटेलर के बीच में ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन अब तो ये दायरा बढ़ता जा रहा है और ये रिटेलर के बाद आगे रिटेल कस्टमर्स तक भी आ गया है, जैसे कि हम ऑनलाइन साइट्स में आजकल देखते हैं। इन करंट सिनेरियो द प्रैक्टिस इज प्रेवलेंट इन केस ऑफ ऑनलाइन सेल, यही तो मैंने आपको बोला। वेयर द बायर इज गिवन टाइम टू ऑफ फ्यू डेज टू रिटर्न द गुड्स इफ द बायर बिलीव्स दैट द स्पेसिफिकेशन ऑफ गुड्स आर डिफरेंट फ्रॉम द सेम मेंशन्ड ऑन वेबसाइट एट द टाइम ऑफ सेल्स। ठीक है, कि वो स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से सामान नहीं था जो स्पेसिफिकेशंस उन्होंने हमें बताई थी गुड्स बेचते वक्त, तो वो रिक्वायरमेंट का नहीं होता तो वो वापस कर देते हैं। देयर मे बी सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस टू एडमिनिस्ट्रेट द रिटर्न ऑफ गुड्स। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद हम बात करें आगे। फॉलोइंग आर द इसेंशियली द फीचर्स है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस के। पहला है देयर इज अ चेंज इन द पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। पोजेशन चेंज हो जाता है गुड्स का एक पर्सन से दूसरे पर्सन से। इट डजंट इन्वॉल्व सेल और इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड, इससे ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। द कस्टमर डजंट इंकर एनी लाइबिलिटी व्हेन द गुड्स आर मेयरली सेंड टू हिम। कस्टमर कोई लाइबिलिटी बेयर नहीं करता जब उसको गुड्स भेजी जाती हैं, सेंड की जाती हैं। एज पर डेफिनेशन गिवन अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, in respect of such goods the sale will take place or the property in the goods passed to the buyer under any of the following condition is satisfied when he signifies his approval or acceptance to the seller। जब वो अपनी अप्रूवल और एक्सेप्टेंस को उसको भेजता है बायर को। when he does some act adopting the transaction, कुछ वो ऐसा करता है जिससे पता चल जाता है कि उसने गुड्स को रख लिया है। if he doesn't signify his approval और एक्सेप्टेंस द सेलर बट रिटेन्स द गुड विदाउट गिविंग नोटिस, पर वो गुड्स को रख लेता है विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन, कि उसका कोई सामान खराब था उसके बिना बावजूद भी वो रख लेता है ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। और स्पेसिफाइड पीरियड जो कि मान लीजिए 7 दिन के अंदर अगर के बाद भी वो सामान वापस नहीं करा, चाहे उसमें रिटर्न का कोई रीज़न भी हो, रिटर्न कर नहीं रहा, रिजेक्शन भी हो, तब भी वो उसका ही माना जाएगा, सेल ही माना जाएगा। ठीक है जी। ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, अगर उसने कोई नोटिस नहीं दिया कि वो रिजेक्ट करना चाहता है ड्यू टू एनी रीजन विदाउट द एक्सप्रेसिंग हिज विलिंगनेस टू रिटर्न, तो उसको सेल माना जाएगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। एक्सपायरी ऑफ पीरियड का मतलब उसको ये बताया कि जब 7 दिन या 8 दिन के अंदर अगर आपको नहीं चाहिए तो आप वापस कर सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं
अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की। तो अब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड इसका 3 तरीके से होता है गाइस। अकाउंटिंग एंट्रीज आर डिपेंड ऑन द फैक्ट वेदर द बिजनेस सेंड गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। पहला कैजुअली कभी कभार, फ्रीक्वेंटली मतलब लगातार, और न्यूमरसली बहुत ज़्यादा। ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि उनका ऑनलाइन का ही काम है तो वो इस तरीके से ही अपना गुड्स बेचते हैं। तो व्हेन द बिजनेस सेंड्स गुड्स कैजुअली, कई बार, हर बार नहीं, कभी कभार, सेल और रिटर्न बेसिस। When the transactions are few, the seller on sending the goods treat them as an ordinary sales. If the goods are accepted or not returned on the or the business receives no intimation within the specified time limit, no extra entry is required to be passed. उसकी एक्स्ट्रा एंट्री पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, बिकॉज द एंट्री फॉर सेल बिकम्स द यूजुअल, बिकॉज द एंट्री फॉर द सेल बिकम द यूजुअल एंट्री आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। क्योंकि अगर वो स्पेसिफाइड पीरियड उसको 7 दिन बोला गया था तो 7 दिन के अंदर अगर उसने सामान वापस नहीं किया तो वो नॉर्मल सेल की तरह ही ट्रीट किया जाता है। इफ द गुड्स आर रिटर्न विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, तो फिर एक रिवर्स एंट्री पास कर दी जाएगी टू कैंसिल द ट्रांजेक्शन। ठीक है जी। इफ द गुड्स आर स्टिल लाइंग विद द कस्टमर्स, अगर गुड्स अभी भी कस्टमर के पास पड़ी हुई हैं एंड द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट इज येट टू एक्सपायर, और अभी भी टाइम एक्सपायर होना रहता है, द एंट्री ऑफ सेल इज मेड अर्लियर इज कैंसल्ड एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग विद द कस्टमर्स मस्ट बी रिड्यूस फ्रॉम द सेलिंग प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस। ओके, तो सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस के में माइनस कर देना उसको, एंड ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और उसको क्लोजिंग स्टॉक के फॉर्म में हमें दिखाना होता है। फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च आ गया और उसने अभी तक अपनी अप्रूवल नहीं भेजी। ठीक है, तो हम चाहे सामान जिसने खरीदा है हमारे कस्टमर के पास ही पड़ा हो, हम उसको क्लोजिंग स्टॉक के फॉर्म में ही दिखाएंगे, सेल प्राइस, ठीक है, में से, या कॉस्ट प्राइस माइनस करके, रिड्यूस करने के बाद, मतलब कॉस्ट प्राइस पे ही जो दिखाएंगे ना, वो तो क्लोजिंग स्टॉक है, कॉस्ट प्राइस पे दिखाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज की। सो व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, तो पहले आएगा ट्रेड रिसीवेबल या कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, ये तो सेल प्राइस पे आएगा। दूसरी एंट्री क्या आएगी गाइस, व्हेन गुड्स आर रिजेक्टेड रिटर्न विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, सेल और रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स और ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है जी, ठीक है गाइस, समझ लग रहा है ना आपको? ओके, तो उसके बाद क्या है, ये भी सेल प्राइस पे होगा। तीसरी एंट्री क्या है गाइस, व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट इनवॉइस प्राइस, नो एंट्री। और चौथा, व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट अ हायर प्राइस देन इनवॉइस प्राइस, तो उसमें क्या आएगा, ट्रेड रिसीवेबल और कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डिफरेंस इन प्राइस। और फिफ्थ, व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट अ लोअर प्राइस देन द इनवॉइस प्राइस, सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल और कस्टमर अकाउंट, और ये क्या आएगा, डिफरेंस इन प्राइस में वो एंट्री आ जाएगी। ठीक है गाइस, चलिए तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एंट्री, सिक्स आगे इसके पार्ट्स हैं। पहला, एट द ईयर एंड व्हेन द गुड्स आर लेइंग विद द कस्टमर, जब वो कस्टमर के पास पड़ा है एंड स्पेसिफाइड टाइम लिमिट इज येट टू एक्सपायर, तो उसको क्या ट्रीट किया जाएगा, सेल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू ट्रेड रिसीवेबल और कस्टमर करके रिवर्स एंट्री ये पास कर देंगे। और द गुड्स शुड बी कंसिडर्ड एज इन्वेंट्रीज, दूसरा, विद कस्टमर एंड इन एडिशन टू द अबव द फॉलोइंग एडजस्टमेंट एंट्रीज पास, फिर वो उसको स्टॉक की तरह रख लेंगे, एंड इन्वेंट्रीज विद कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस पे। ठीक है जी, सो नो एंट्री इज पास फॉर गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर ऑन ए सब्सिक्वेंट डेट, तो बाद में अगर वो गुड्स वापस करता है तो उसकी कोई एक्स्ट्रा एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं होगी फिर, क्योंकि हमने ये एंट्री पास कर ही ली थी क्लोजिंग पे। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बात करेंगे सेकंड की। सेकंड केस क्या हो सकता है, व्हेन गुड्स आर सेंड फ्रीक्वेंटली ऑन सेल और रिटर्न बेसिस पे, फ्रीक्वेंटली, ठीक है, लगातार वो कई बार वापस रिटर्न के फॉर्म में या सेल और रिटर्न बेसिस पे भेज रहा है। व्हेन अ बिजनेस सेंड्स गुड्स और रिटर्न, सेल और रिटर्न ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस and immediate sale doesn't take place only when the customer signifies his intention to purchase the goods or take some action whereby it is indicated that he has decided to purchase the goods, the property in the goods passes to the buyer। प्रॉपर्टी किसको पास कर दी जाएगी, बायर को पास कर दी जाएगी।
सो लॉन्ग एज द प्रॉपर्टी डजंट पास टू द बायर, जब तक वो बायर को पास नहीं की जाएगी, द सेलर डजंट रिकॉर्ड इट एज ए सेल, सेलर उसको सेल के फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं करेगा, एंड देयरफॉर डजंट डेबिट टू द कस्टमर विद द सेल प्राइस. ओके गाइज, ओके. नाउ अंडर दिस मेथड रिकॉर्ड ऑफ गुड इज sent is maintained in the specially rules sales return journal day books instead of passing entry for sale of goods. तो एक अलग से एक रजिस्टर बनाया जाएगा, ठीक है, उसमें ये एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी, और डे बुक, ठीक है, मेंटेन की जाएगी. उसको डिवाइड किया जाएगा 4 मेन कॉलम्स में. पहला गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, दूसरा रिटर्न, तीसरा गुड्स अप्रूव, और चौथा बैलेंस. ठीक है गाइस, इस तरीके से वो बनेगा. और वो क्या है मैं आपको बताता हूँ. वो ये वाला चार्ट बनेगा, ये टेबल मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके से बनेगा. तो आई होप कि आपको ये नज़र पूरा नहीं आ रहा. मैं एक बार आपको पूरा कोशिश करता हूँ पूरा शीट देख पाओ आप. हाँ गाइस, अब दिख रहा है आपको? यस. तो यहाँ पे अगर आप देखो, पहला क्या आएगा, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, फिर गुड्स रिटर्न, फिर गुड्स अप्रूव्ड और बैलेंस. तो गुड्स रिटर्न सेंट ऑन अप्रूवल में डेट, पर्टिकुलर, फोलियो और अमाउंट. उसी तरह दूसरे कॉलम में भी गुड्स रिटर्न वाले में डेट, पर्टिकुलर, फोलियो एंड अमाउंट. तीसरा गुड्स अप्रूव्ड वाले में भी डेट, पर्टिकुलर, फोलियो एंड अमाउंट, और चौथे वाले में फिर बैलेंस निकल आएगा. ठीक है जी, ये तो हमें समझ लगी गया ना अब. ओके, चलिए अब हम इसके आगे नेक्स्ट बात करते हैं. व्हेन गुड्स आर सच एज जर्नल इज केप्ट, जब इस तरीके का जर्नल बनाया जाएगा गाइस, तब क्या होगा, फॉलोइंग प्रोसीजर इज अडॉप्टेड फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन. वो कौन सा होगा, द बैलेंस अमाउंट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज. पहला है बैलेंस वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन सेल रिटर्न, माइनस कर दिया जाएगा वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न, और माइनस क्या कर दिया जाएगा, वैल्यू ऑफ गुड्स अप्रूव्ड. उन दोनों में को माइनस कर दो, और बाकी जो बच गया वो बैलेंस आ गया. फिर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू गुड्स डिलीवर्ड एंड गुड्स रिटर्न इज केप्ट ऑन द मेमोरेंडम बेसिस. और वो किस फॉर्म में रखा जाएगा, मेमोरेंडम बेसिस पे उसको रखा जाएगा. हाउएवर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द गुड्स, हाउएवर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द गुड्स अप्रूव्ड एंड बैलेंस इज ड्यूली accounted for by passing journal entries relating to sales and inventories on approval basis. ठीक है जी. उसके बाद the amount after eliminating the element of profit is included in the trading account representing the value of inventories with customers at cost price. Like an ordinary closing inventories, such goods are considered as inventories lying with customers on behalf of seller and are valued at cost or net realizable value whichever is less. ठीक है जी, समझ लग गया ना बेटा. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं. इसकी क्या एंट्री होगी, 9th की मतलब 2nd केस की, एट द टाइम ऑफ अप्रूवल कस्टमर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, और दूसरा एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स. इसकी क्या एंट्री होगी, एंड एडजस्टमेंट एंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस गुड्स विच इज एज फॉलोज, गुड्स विद कस्टमर ऑन सेल्स और रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा. ठीक है. कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस पे होगा, ये एंट्री आएगी. ठीक है जी. और ये तो आपने +1 में भी ऐसी चीज़ें की हो ना, ट्रेडिंग अकाउंट में जब सेंड फॉर अप्रूवल होता था और उसको स्टॉक दिखाने के लिए कॉस्ट या नेट रिलाइजेबल वैल्यू ही हम लेते थे. व्हेन द बिजनेस सेंड गुड्स न्यूमरसली ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, मतलब जब वो न्यूमरसली लगातार भेज रहे हैं तब क्या होगा, व्हेन गुड्स आर न्यूमरस, बहुत ज़्यादा होती हैं, लार्ज नंबर पे हैं, द बिजनेस मेंटेन द फॉलोइंग बुक्स, सेल रिटर्न डे बुक और सेल और रिटर्न लेजर बुक्स, डे बुक और लेजर के फॉर्म में बनाया जाएगा. सो लेजर कंटेन्स द अकाउंट ऑफ कस्टमर्स एंड द सेल और रिटर्न, ठीक है, टोटल अकाउंट. डे बुक इज प्राइमरी बुक विच रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन एंड फ्रॉम देयर these are entered in the sale or return total account. It is important to remember that both are memorandum books, that is these records are not a part of regular books of accounts. ओके जी. चलिए अब हम आगे बात करते हैं. इसका ये नेक्स्ट पॉइंट है जो द फॉलोइंग प्रोसीजर इज अडॉप्टेड. कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, रिकॉर्डिंग दिस ट्रांजेक्शन अंडर दिस मेथड. पहला है when goods are sent to customer on a sale or return basis, they are first recorded in the sale or return day book, and after that
देयर आफ्टर इन द सेल रिटर्न लेजर all the customers are individually debited and the sale return account is credited with the periodical total of sale और रिटर्न डे बुक के साथ। ठीक है गाइज। और नेक्स्ट क्या गाइज, व्हेन द गुड्स आर रिटर्न्ड बाय द कस्टमर विद इन स्पेसिफाइड टाइम दे आर रिकॉर्डेड इनिशियली इन द सेल रिटर्न डे बुक and after that thereafter in the sale return ledger the sales or return account is debited with the periodical total of the sale return day book and the individual customers are credited. The above mentioned records all the memorandum and hence cannot find a place in the regular books. Right? Or next, when the business receives information about the acceptance of the goods or no information is received within the specified time they are recognized as sales और उसको सेल रिकॉर्ड किया जाएगा and are recorded in the sales day book periodically. The total of the sale day book is credited to the sales account and debited to the individual customers account. Right guys? चलिए, तो अब हम अगला पोर्शन इसका करते हैं, टू कैंसिल द अर्लियर एंट्रीज। अगर अर्लियर एंट्रीज को कैंसिल करना होगा, इंडिविजुअल कस्टमर्स आर रिकॉर्डेड विद द सेल रिटर्न अकाउंट इज डेबिटेड। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, द एंट्रीज फॉर द अप्रूव्ड गुड्स आर शोन बिलो इन द मेमोरेंडम सेल्स और रिटर्न लेजर सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट और इन द लेजर जनरल लेजर इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। At the end, the sale return ledger, the sum of the debit balance of the individual customer's account must be equal to the credit balances of the sale or return account. It represents inventories with customers waiting for approval at invoice price. Okay beta, invoice price पे to adjust the cost of such goods with customers in the final accounts, the following entry is passed. Inventories with customers और sale return account debited to trading account, किस में जाएगा वो, टू ट्रेडिंग अकाउंट में, और उसमें क्या होगा, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस हो जाएगा। एंड इन शॉर्ट लास्ट में हम क्या इसको समराइज करते हैं, अंडर दिस मेथड एंट्रीज आर पास्ड इन द रेगुलर बुक ऑफ अकाउंट ओनली एट द टाइम ऑफ सेल और अ ईयर एंड इफ इन्वेंट्री इज स्टिल लाइंग विद द कस्टमर पेंडिंग अप्रूवल्स के लिए। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सारा इंट्रोडक्शन और इसका अकाउंटिंग प्रोसीजर थ्योरेटिकल पोर्शन। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके जी, गुड लक।